नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को आपको समझाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिसकी चुनावी चाल आपको समझाएंगे। पहली खबर, क्या कांग्रेस के दबाव में है आरजेडी? इस पर आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद चुनावी चाल को विस्तार से समझाएंगे। महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री किसने रोकी, इस पर बात करेंगे। रोहिणी आचार्य ने किसे सीधी चुनौती दे दी है, ये भी आपको समझाएंगे। और शेखपुरा के विधानसभा सीटों का चुनावी गणित भी आपके सामने रखेंगे। विस्तार से इस सीट की चुनावी गणित को आपको समझाएंगे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है, आखिर क्यों दबाव की राजनीति हो रही है, इसको लेकर आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे और उसके बाद चुनावी चाल को विस्तार से समझाएंगे। क्योंकि बिहार चुनाव में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। उस प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर क्या है लोगों के मन में सवाल और इसके साथ ही क्या उस पर अब चुनावी चाल है, वो तमाम चीजें विस्तार से आपके सामने रखेंगे। देखिए, बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हुई। CWC की बैठक पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। सत्ताधारी दलों ने भी इस पर निशाना साधा है। आपको आज दिखाते हैं ये रिपोर्ट उस CWC की मीटिंग पर जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा हुई। बिहार की धरती पर बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी साल का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आजादी के बाद पहली बार पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर कांग्रेस ने सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 बिंदुओं को पार्टी नेताओं के सामने रखा। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक धरती से बदलाव का संदेश पूरे देश तक जाएगा। बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से बिहार की सियासत में गर्माहट तेज हो गई। जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहां पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। एनडीए के नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए CWC की बैठक को महज चुनावी स्टंट बताया। वो खौफ के राज को बिहार की जनता देखी है और दोबारा इसलिए कभी वो आएंगे नहीं। एनडीए नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ये सारी कवायद आरजेडी और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए है। लगता है कि ये CWC की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में। कांग्रेस का इरादा चाहे जो हो, ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद अब विस्तार से चुनाव की चाल आपको समझाते हैं। 84 साल के बाद पहली बार पटना में CWC की बैठक हुई। राहुल गांधी, खड़गे समेत देश भर से 225 नेताओं का जुटान पटना में हुआ। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक से हलचल तेज हो चुकी है। देखिए, बिहार में कांग्रेस की मजबूती पर चर्चा भी लगातार की जा रही है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। लेकिन इस बैठक के बाद सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना रही है। कांग्रेस करीब 35 साल से बिहार की सत्ता से दूर है, लेकिन कांग्रेस 2025 चुनाव से पहले बिहार में बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है। एनडीए का कहना है कि कांग्रेस खुद को आरजेडी के बराबर करना चाहती है और इस वजह से दबाव बनाने के लिए CWC की मीटिंग पटना में कराई गई। देखिए, बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा इससे पहले की थी। 16 दिन तक राहुल गांधी सुर्खियों में रहे और राहुल गांधी के साए में तेजस्वी यादव दिखाई दिए। SIR के खिलाफ बंद में भी तेजस्वी हाशिए पर और राहुल सुर्खियों में दिखे। कांग्रेस योजनाओं में भी आरजेडी से अलग अभियान चलाती रही है। ये चाल भी दिख रही है कांग्रेस की कि प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए
कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव की जगह राहुल गांधी दिख रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस की ही चर्चा हो रही है और आरजेडी गायब दिख रही है। तो क्या आरजेडी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? सवाल सबसे अहम यह है, क्या सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और क्या कांग्रेस के दबाव में है आरजेडी? ऐसे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। और अब बात ओवैसी की होगी, क्योंकि ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। एआईएमआईएम के लिए महागठबंधन का दरवाजा नहीं खुलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अब डेरा डाल दिया है। सीमांचल में यात्रा पर निकले ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की डिमांड कर दी है, जिस पर अब सियासी बवाल भी मच चुका है। यह खास रिपोर्ट देखिए और उसके बाद विस्तार से चुनावी चाल को समझाएंगे। एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गठबंधन की गुजारिश की है। महज 6 सीटों की डिमांड कर रहे ओवैसी किसी भी तरह महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। इस पर आरजेडी के नेता तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि ओवैसी सिर्फ मीडिया में आकर माहौल बना रहे हैं। ओवैसी जी ने इंडिया गठबंधन के किसी लीडर से बात किया है, सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। बार बार प्रस्ताव ठुकराए जाने के बावजूद ओवैसी ने हार नहीं मानी है। ताजा बयान के बाद चर्चा तेज है कि ओवैसी अभी भी तेजस्वी की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या तेजस्वी यादव ओवैसी के लिए महागठबंधन का दरवाजा खोलते हैं या फिर नहीं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए जल्दी से अब आपको चुनाव की चाल समझा देते हैं कि आखिर ओवैसी के बार बार ये कहने पर कि हम आना चाहते हैं महागठबंधन में, क्यों दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, ये बहुत क्लियर मैसेज बार बार दिया जा रहा है ओवैसी की पार्टी की तरफ से। एआईएमआईएम की ओर से महागठबंधन के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई, तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद तक को चिट्ठी लिख दी गई। पार्टी की ओर से 6 सीटों की डिमांड रखी गई, लेकिन अब तक महागठबंधन की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। और चुनावी चाल समझ लीजिए, देखिए ओवैसी की पार्टी का चिट्ठी लिखना बताता है कि गठबंधन को लेकर बातचीत तो हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। लगातार कोशिश हो रही है कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन दरवाजे महागठबंधन की तरफ से नहीं खोले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ओवैसी की महागठबंधन में क्यों एंट्री नहीं हो पा रही है, वो भी तब जबकि बार बार ओवैसी की पार्टी की ओर से महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है बड़े नेताओं को। इसको समझने के लिए पहले ओवैसी की राजनीति को समझिए, इनकी पार्टी और पार्टी के नाम को समझना भी जरूरी है। देखिए ओवैसी की पार्टी का नाम है एआईएमआईएम, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और ओवैसी की पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है। दूसरी, बिहार में आरजेडी का सियासी समीकरण एमवाई है, तो ऐसे में दोनों का साथ आना सही साबित हो सकता है। एमवाई में एम का मतलब मुसलमान है और वाई का मतलब यादव है, यानी आरजेडी को भी मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाली पार्टी माना जाता रहा है। जातीय गणना के आंकड़ों के अनुसार अब आंकड़े कितने हैं, आबादी कितनी है एमवाई की, ये भी समझ लीजिए। आंकड़े आपके सामने हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% है, जबकि यादव आबादी की बात हो तो 14.27% है। मुस्लिम और यादव दोनों को मिला दिया जाए तो ये आबादी 31.97 यानी कि करीब 32% हो जाती है। अच्छी खासी तादाद ये मानी जाती है। समझने वाली बात यह है कि अब तक बिहार में ज्यादातर मुसलमान वोट आरजेडी को मिलता रहा है, यानी कि ये कोर वोट बैंक आरजेडी का माना जाता है। 2020 की बात कर ली जाए तो 2020 में ओवैसी की पार्टी ने मुसलमान वोटों में सेंध मारी की। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। आरजेडी नेता नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, और यही वजह है कि बार बार चिट्ठी लिखने और धर्म निरपेक्ष वोटों के बंटवारे को रोकने की बात कहने के बाद भी ओवैसी की पार्टी की महागठबंधन में अब तक
एंट्री नहीं हो सकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात रोहिणी आचार्य की चुनौती की करेंगे। रोहिणी आचार्य ने किडनी दान पर उठे सवालों का जवाब देते हुए विरोधियों को खुली चुनौती दे दी है। पिता को किडनी देने की बात झूठ निकली तो सामाजिक जीवन छोड़ दूंगी। सवाल है कि रोहिणी पर कौन सवाल उठा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। रोहिणी आचार्य आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी। भले ही रोहिणी रहती सिंगापुर में है, पर बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता खूब देखी जाती है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। एक बार फिर रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया एक्स पर किया गया एक पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहिणी ने लिखा, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को। कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं जिन्होंने पिता को अपनी किडनी डोनेट कर दी। रोहिणी की इस बहादुरी की हर ओर प्रशंसा हुई। समर्थक तो समर्थक, विरोधियों ने भी बहादुर बेटी कहा, लेकिन आज कुछ लोग रोहिणी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मामले अलग होते हैं और घरेलू मामले अलग होते हैं। कभी भी राजनीतिक मामले को घरेलू से नहीं मिलाना चाहिए, घरेलू मामलों को राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए। एनडीए के नेता इसे लालू परिवार की अंतर कलह का नतीजा बताते हैं। लेकिन आरजेडी के लोग कभी किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते, चाहे वो इनके घर की बहू हो, चाहे इनके घर की बेटी हो। जेडीयू नेता इस विवाद के लिए आरजेडी सांसद संजय यादव को जिम्मेवार बता रहे हैं। पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी को साइड करवाया, फिर भाई तेज प्रताप जी को, और अब रोहिणी जी को साइड करवाने में लगे हैं। आपको बता दें, इस प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीर वाले पोस्ट को टैग किया, जिसमें तेजस्वी की बजाय संजय यादव रथ की फ्रंट सीट पर दिख रहे हैं। इस पोस्ट के बाद विवाद बढ़ता गया और अब बात रोहिणी आचार्य के किडनी डोनेट पर सवाल उठाने तक पहुंच चुकी है। रोहिणी ने अपने खिलाफ सवाल खड़ी करने वालों को तो जवाब दिया ही है, खुली चुनौती भी दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको जल्दी से चुनाव की चाल समझा देते हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं। रोहिणी छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। रोहिणी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, पोस्ट करते रहती हैं, वो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखती हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। देखिए, पोस्ट में तेजस्वी की यात्रा की तस्वीर थी। तस्वीर में फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे। इस पोस्ट के बाद रोहिणी ने कई पोस्ट किए और अब एक पोस्ट के जरिए विरोधियों को उन्होंने जवाब दी है और कभी किसी पद की डिमांड नहीं की है। इसका दावा उन्होंने किया कि वो लालसा नहीं रखती पद का। और किडनी मामले में भ्रम फैलाने वालों को रोहिणी का जवाब सामने आ चुका है। किडनी डोनेट की बात गलत निकली तो राजनीतिक जीवन से अलग हो जाऊंगी, बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। अब आपको चलिए जल्दी से समझाएंगे और भी गुणा गणित, लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य के इस पूरे चुनावी चाल को समझिए कि रोहिणी बहुत एक्टिव दिख रही हैं, लेकिन सवाल भी ये उठ रहे हैं कि क्या अनबन की स्थिति है और हर बार लालू परिवार में आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों बनती है। अब चलिए समझते हैं विधानसभा सीटों के चुनावी गुणा गणित को। विधानसभा सीटों के चुनावी गुणा गणित में आज बात होगी शेखपुरा जिले की विधानसभा सीटों की। 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा को मुंगेर जिले से काटकर अलग जिला बनाया गया था। ये पूरी गणित आपको समझा रहे हैं जिले की, और चुनाव की चाल में शेखपुरा सीट को आप समझ रहे हैं। यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं। 2011 तक ये बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है। और आपको ये भी बता दें कि शेखपुरा में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा को मुंगेर जिले से काटकर अलग जिला तैयार किया गया था। अब 2011 की बात करते हैं। देखिए, 2011 तक यहां बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला ये रहा। शेखपुरा का इतिहास महाभारत काल से है। आज उसी शेखपुरा जिले के विधानसभा सीटों का चुनावी गणित आपको समझा रहे हैं। शेखपुरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, शेखपुरा और बरबीघा। इसके अलावा आपको बताएं कि शेखपुरा सीट आरजेडी के पास है, जहां से विजय कुमार यादव विधायक हैं।
जबकि बरबीघा सीट जेडीयू के पास है। यहां के विधायक हैं सुदर्शन कुमार। आइए अब विधानसभा सीट वाइज चुनावी गणित को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात शेखपुरा विधानसभा सीट की होगी और शेखपुरा में अब तक 19 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें उपचुनाव भी शामिल हैं। यहां पर किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं वो भी समझ लीजिए। शेखपुरा में 19 बार हुए चुनाव में कांग्रेस को 12 बार जीत मिली। सीपीआई ने 3 चुनावों में जीत हासिल की है, जबकि जेडीयू के उम्मीदवार 2 बार जीते। आरजेडी और निर्दलीय की बात हो तो एक बार इनको जीत हासिल हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विजय कुमार यादव ने जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी को 6003 वोटों के अंतर से हरा दिया था। आइए अब शेखपुरा विधानसभा सीट का चुनावी गणित समझते हैं। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस यहां से 12 बार चुनाव जीती है। देखिए, कांग्रेस के लिहाज से ये क्षेत्र बहुत अहम रहा है और आपको बताएं कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। कांग्रेस यहां से 12 बार चुनाव जीती है। अच्छा खासा आंकड़ा है। देखिए, 1967, 1969, 1972 में सीपीआई को जीत हासिल हुई थी और शेखपुरा की राजनीति में सबसे बड़ा नाम राजो सिंह का है। और आपको ये भी बता दें कि राजो सिंह यहां से 5 बार विधायक भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा गणित वहां का है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बरबीघा विधानसभा सीट का चुनावी गणित भी समझा देते हैं, क्योंकि यहां पर 2 विधानसभा सीट हैं। बरबीघा विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन 17 चुनावों में कांग्रेस को 11 बार जीत हासिल हुई है। 2 बार जेडीयू का उम्मीदवार यहां से जीता है, 1 बार जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, जबकि 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां पर बाजी मारी है। 2020 की भी अब बात कर लेते हैं। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े आपको समझा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे किन पार्टियों को जीत हासिल हुई है। देखिए, कांग्रेस 11 बार, जेडीयू 2, जेपी 1 और आईएनजी 2 बार। 2020 के आंकड़े अब आपके सामने रखेंगे। देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने 113 वोट के अंतर से कांग्रेस के गजानंद शाही को हरा दिया था। आंकड़ा बहुत दिलचस्प है क्योंकि बहुत कम वोटों का अंतर था। आइए अब आपको बरबीघा विधानसभा सीट का चुनावी गणित जब समझा रहे हैं तो प्रभाव किसका इस पर ज्यादा है ये भी समझा देते हैं। इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है। जेडीयू के सुदर्शन कुमार महज 113 वोट से 2020 में जीते थे। 2015 में सुदर्शन कुमार कांग्रेस के टिकट पर 15,717 वोट से जीत हासिल कर चुके हैं। सुदर्शन कुमार की जीत में राजो सिंह के नाम का प्रभाव माना जाता है। देखिए, राजो सिंह के पोते हैं सुदर्शन कुमार। शेखपुरा को अलग जिला बनाने में राजो सिंह का खास प्रभाव रहा है। अब बरबीघा कांग्रेस का अभेद किला नहीं रहा। बरबीघा सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 22.5% है। बेहद दिलचस्प ये आंकड़े जो आपके सामने रख रहे थे और हर दिन आपके सामने किसी न किसी विधानसभा सीट का पूरा गुणा गणित रखते हैं। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।